मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 24 साल की है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे जब उन्होंने खासकर मुझसे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, वह सिर्फ 12 साल का है। मैं उनकी बात मान गई। अब मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी जाती और रात को वह मेरे ही कमरे में सोता है। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो मैं यह देखकर डर गई कि वह मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन यह बात मेरे देवर को पता चल गई और अब मुझे वह बार बार ब्लैकमेल करता कि वह उसके भाई को सब कुछ बता देगा। अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो मैं समझी कि वह मुझसे पैसे मांगे गया है और कोई चीज़ ले लेगा, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा। मेरी शादी को अभी चौथा महीना था। जिंदगी बहुत ज़्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वह मुझसे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रख। और मैंने भी अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दिया और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वह बच्चा सा था और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। मैं उसको खुद स्कूल छोड़ने जाती और फिर उसे छुट्टी के वक्त खुद ही उसे लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी। वह यह बात समझते ही नहीं थे कि उनके भाई को बड़ा हो जाना चाहिए, खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वह यह बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई बड़ा हो गया है, उसे अपना खुद ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तब भी भाई को ऐसे छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं की और फिर अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने भी अपने देवर का ख्याल ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते थे। मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई अशोक जैसा इंसान स्कूल के अंदर जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन से निकल गई। वह कोई और नहीं, वो तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह यहाँ कैसे? यह तो मर चुका था कुछ साल पहले, तो फिर यहाँ कैसे? यहाँ जिंदा सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। यह सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यूँ हो जाएगी। ऐसे बीच रास्ते में जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वह मेरे सामने कैसे आ सकता है? वह मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वह तो एक हादसे में इस दुनिया से जा चुका है, इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया। और मैं घबराहट से भरी अपने देवर को लेकर के घर पर आ गई और मेरे पसीने छूटे हुए थे। मेरा देवर नमन मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी तुम्हें क्या हुआ है? जब मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया था कि उसे मेरे राज का पता नहीं चल पाए। वह अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का ग्लास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का ग्लास दूर जाकर गिरा, क्योंकि नमन के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं यह समझूं कि वह कोई 12 साल का लड़का है। वह बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जब बेड पर बैठी हुई थी तो मेरा जिस्म कांपने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बहुत बुरी तरह से कांप रही हूँ। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई जुल्म थोड़ी ना किया है, मैं इस तरह से क्यों डरूँ? मैं अपने दिल में खुद सोचने लगी और फिर खुद ही अपने दिमाग से दूर निकाल कर यह बात फेंक दी। फिर यह सोच मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों मैं इस तरह घबरा रही हूँ। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी। फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। नमन भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गई। अब घर में जब 2 ही लोग होते तो क्या ही काम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही काम था। मैंने अपने अतीत की एक बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता कहते थे कि जहाँ पर सिर्फ 2 लड़के हो उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर पक्की कर दी थी। मुझे अपने पापा की वह बात बहुत ज़्यादा याद आती थी कि काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से वह पहली नौकरी छोड़ चुके थे और अब उन्होंने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। तो ज्वाइन करे कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वह जब शुरू में शहर से बाहर जाते थे तो वह जल्दी ही वापस आ जाते थे। वह रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज्यादा दिनों के लिए जाना पड़ा था, इसलिए मुझे कुछ डर सा लग रहा था। पहले तो मैंने उन्हें यही कहा था कि जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जाना तो जरूरी है क्योंकि यह मेरी पक्की नौकरी तो है नहीं जिसके लिए मैं उन्हें मना भी कर सकूं, इसलिए हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी? अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी जो मैं उनको अपने पास बुला लूं। भाभी और बहन सब अपने अपने घरों में बिजी थी। अब मैं किसी को अपने पास बुलाती, इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन शहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो वह वहीं पर खड़ा था और वो मुझे देख रहा था। यह बात मेरे देवर ने नोट कर ली। मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सास तो
थी नहीं, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई और मेरे बिल्कुल सामने वो बैठा हुआ था, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो कुछ साल पहले थी, सब कुछ वैसा ही था, वह बिल्कुल भी तो नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वह पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी नमन ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर यह मेरी भाभी है। नमन ने मेरा इंट्रो करवाया। वह थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि पता नहीं फिर से मैं क्यों अपने अतीत में जा चुकी थी। ना मैंने उसकी नज़रों से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर नमन से कहा कि अब घर चलो, घर में काफ़ी काम है। लेकिन पता नहीं उसके सर ने कब खाने पीने का सामान मंगवा लिया और नमन खाता जा रहा था और कहता चला जा रहा था, वाह भाभी आप मेरे साथ रोज आया जाया करो, सर ने तो आज बहुत मौज करवा दी। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। नमन काफ़ी देर के बाद बाहर आया। उसके पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया। मैं खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी में ऑटो को रोका और ऑटो में नमन का वेट करने लगी और नमन को इशारा किया जो अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। नमन घर पर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था इस बात का। मैंने उससे कहा, क्या बात है नमन, किस बारे में बात कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे मैं तो हमारे सर अशोक के बारे में बात कर रहा था, कितने अच्छे हैं ना, आप जानती हो उन्हें पहले से। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं तो नहीं जानती, मेरा तो उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाभी रिलैक्स, क्यों इतनी ज़्यादा घबरा रही हो? मेरे देवर ने कहा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ, वह पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने बहुत फिक्र में कहा। मेरे हाथों में पानी का ग्लास था और वह ग्लास लेते हुए मैं थर थर काँप रही थी। नमन को यह महसूस हो रहा था। वह कहने लगा, भाई यहाँ नहीं तो क्या हुआ, सर अशोक तो है ना यहाँ पर। उसने ऐसा इसलिए कहा था कि मैं यह समझ सकूँ कि वह हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना। तो वह मुझसे कहने लगा कि यह तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन भाभी आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस तरह की औरत हो सकती है। आपको तो बहुत सीधी सादी समझता था मैं, और आप लगती भी बहुत सीधी सादी हो। लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपने ज़माने में खिलाए हुए हैं। अब देखो कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देगी तो मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैं उसकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हो गई और हाँ भर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे हर शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वह मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाई। नमन तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे इन दोनों जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो, भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उसने मुझसे कहा, लेकिन इस शर्त के पूरा होने के बाद। और मैं यह शर्त आपको परसों ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस काम में और ज़्यादा देर हो। अरे भाभी मैं आज बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, परसों तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, आप इतनी बेचैन ना हो। यह कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ दिया। खैर मैं भी हिम्मत कर अपने काम में लग गई। इस पल मेरे पति का फोन आ गया। मैंने कॉल नहीं उठाई और वह बोल बोल कर खुद ही बंद हो गया। नमन पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आए तो मैं उसका इंतजार ही कर रही थी। वह मुझसे कहने लगा, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खा लिया है, इसलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए, भाई कल या परसों आ जाएंगे। वह इस तरह एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाज़ा करने में लगी हुई थी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही। मैं ढंग से न खा सकी और नहीं सो सकी, और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे, बराबर बराबर मुझे आवाज़ पहले से और ज़्यादा आने लगी थी। तो मैंने अपने कमरे की दीवार से सुराख में से बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों से तो ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक औरत के साथ चिपक के बैठा हुआ था। जब औरत उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और उसके कान में बार बार कोई बात कह रहा था। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि अभी जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पर इतने थप्पड़ मारूं कि गिन न सके, लेकिन अगले ही पल मुझे यह बात परेशान करने लगी कि नमन बहुत ज्यादा तेज है। हो ना हो मेरे जाने पर उस औरत को इधर उधर छुपा दे और फिर अपने किए को माने ही ना कि मैंने तो कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने 1-2 दिन इंतजार करने का सोचा कि मैंने अगर इसे दोबारा इस हालत में देखा तो मैं फिर इसे कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। खैर बहुत ही मुश्किल से रात गुजरी। कल गुड फ्राइडे था, इसलिए नमन को स्कूल नहीं जाना था। उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं भी फिक्र से सो रही थी। लेकिन जैसे मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठी
वो जाकर नमन को जगाया। वह एकदम हड़बड़ाहट में उठ गया और कहने लगा कि भाभी, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करो। मैंने उससे कहा कि मैं कह रही थी कि मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी खा लो। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर भी मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। किचन में ही स्टूल पर बैठ गया और साथ ही साथ दवाइयाँ लेने लगा। मैंने उससे कहा, क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो क्या? मैं तो उसे एक नॉर्मल सी बात कर रही थी, लेकिन वह मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा कि भाभी, रात को जागना तो आपका काम है, किसी की यादों में भला मासूम सा बच्चा क्या करेगा रात को जागकर। मैं इसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी और फिर मैं कोई ना बात कर सकी और वह बहुत मज़े से नाश्ता करने लगा। और जब पेट भर गया तो वह मुझसे कहने लगा कि भाभी, मेरी बात सुनो, अभी आप यूं ही डरे ना, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी शर्त सुन लीजिए तो मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा अगर आप मेरी यह बात मान ले तो। उसके बाद नमन ने मुझसे जो भी कुछ कहा वह सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाई। मैंने किस तरह से वह बात सुनी और किस तरह से उसने यह बात कही, मेरा भगवान ही जानता है। मैंने कहा, नमन, आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? यह बात कहते हुए मेरी आंखों में तेजी से आंसू बह रहे थे। मैं लगातार उसको देखे जा रही थी कि शायद वह अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो जाए या समझने के काबिल हो जाए। यह मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है। मैंने उससे माँ जैसा ही पाला पोसा है, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसे रिश्ते को समझ सकते हैं क्या वह कभी भी नहीं समझते। इसलिए ही इस घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी। मैंने उससे कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, मुझे अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो इसकी जिम्मेदार आप होगी। यह तो वही बात हुई, आगे कुआ और पीछे खाई। अगर मैं इसकी बात नहीं मानती तो भी फंसती हूँ, अगर मान लेती हूँ तो भी मरती हूँ। इसलिए उसके जाने के बाद मैंने सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरी आंखों से बहते हुए मेरे गालों पर निकलने लगे और मैं ही कह रही थी कि भगवान मेरी मदद कर। मैं किचन में स्टूल पर बैठ गई, यही सोचती रही कि आखिर मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और फिर मेरा खाना भी जल गया और नहीं मैं नाश्ता कर सकी और नहीं कुछ खा सकी, बस वहीं किचन में बैठी रोई जा रही थी। नमन कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही नफरत निकल रही थी। यह इतना सा लड़का मेरे दिन रात चैन सुकून का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान इसे अकल दे। अब उसे बाहर गए हुए बहुत देर हो गई थी और वह वापस आ गया और आकर कहने लगा, भाभी, आपने क्या सोचा? मैंने कहा, नमन, यह सब तुम क्या कह रहे हो? किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? भाभी जी, आखिर किस बात का बदला मुझे तुमसे लेना है? अब तो मेरी माँ जैसी है और फिर भला अपनी माँ को कौन तंग करता है? इसकी एक एक बात से शैतानी झलक रही थी। मेरा दिल जल रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं इसका मुंह नोच लूं, इसके गालों पर इतने थप्पड़ मारूं कि इसे होश आ जाए। नमन कहने लगा, भाभी, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भगवान दिन को और बड़ा कर दे, रात कभी ना आए, क्योंकि इस रात में तो मेरे मुंह पर कलंक ही मल देनी थी। क्योंकि इस रात से कुछ नहीं तो मेरे दिल के उजालों पर अंधेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही थी कि मैंने देखा कि दिन ढलने लगा है, मतलब कि रात होने में कुछ ही देर बाकी थी, मतलब कि मुझे मौत आने में कुछ ही देर बाकी थी। देखते ही देखते रात के 9 बज गए थे और मैं खाना बनाने लगी और खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना करने लगी हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इसलिए मैंने दरवाजे पर होने वाली दस्तक को सुनकर पूजा को चालू रखा। दस्तक अब तक हो रही थी, लेकिन मैं इस बात से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़ी रहना चाहती थी। अब दरवाजे पर होने वाली दस्तक रुक चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं तेजी से उठी और मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर नमन ही था। उसके पास डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसलिए वह घर में आ चुका था। उसने मेरे दरवाजे पर खूब खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बस उसकी आवाज़ आई कि भाभी, आप अपने लिए खुद ही मुसीबत इकट्ठा कर रही है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, आपको यह एहसास कैसे कराऊं। वो काफ़ी देर तक बोल बोल करके चला गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए देख लूंगी। पूरी रात मैंने सुकून से सोकर गुजारी और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में गई और नमन से कहा कि आज से तुम खुद ही स्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वह मेरे मुंह की तरफ देखता रहा था। उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया, लेकिन मैं भी कुछ देर बाद ही रास्ता बदलकर उसके पीछे चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि यह किन कामों में पड़ा हुआ है और उसकी जान पहचान किन लोगों के साथ है, क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा था वह। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्ते को बदल बदल कर चल रही थी। मैं उसके स्कूल पहुंची तो मैंने गार्ड से पूछा कि नमन स्कूल पहुंच गया है, तो वह मुझसे कहने लगा कि हाँ पहुंच गया है। मैं कुछ उदास होकर घर की तरफ लौटी। मैं घर की तरफ जब लौट रही थी तो उसके सर अशोक मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया। वह बहुत गुस्से में था और मेरी तरफ देख रहा था। मैं
मैंने पहले तो तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगह रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं भुलाया जाता तो तुम्हें उस वक्त गायब नहीं होना था। और अब जब मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिंदगी में क्यों आए हो और सब मुझसे ये करवाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी यह सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी? और ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारी भूल है। मैं उसे जल्दी से सुना करके तेजी से चलती हुई अपने घर की तरफ आ गई और घर में आ गई और मैं बहुत हैरान हो गई कि दरवाजे पर लगा हुआ ताला अब दरवाजे पर नहीं था। मैं घर में गई तो मुझे यह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि घर में मेरे पति खड़े थे, लेकिन वह हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे, वह थके हुए थे। लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने से लग गई थी, लेकिन वह मुझे जल्दी से एक तरफ कर करके कमरे में चले गए। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? एकदम से मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आए कि नमन ने शायद इन्हें कुछ गलत बात न बता दी हो। वह नहाकर जब बाहर आए तो मैं उनसे कहा कि मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, आ जाओ नाश्ता कर लो। तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे में जवाब दिया कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ। मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि क्या हुआ है, क्या मुझसे कहने लगे कि नहीं अभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन वह बहुत जल्द कुछ होने वाला है, तुम जाओ मौज करो। मैं टिप टिप रोने लगी और यह सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह उस अशोक से मेरा पीछा छुड़ा दे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कौन कौन से पाप इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। नमन के आने पर मेरे पति का मूड बिल्कुल ठीक था और वह उसे हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में नमन के लिए बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी थी कि ये लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं अब घर आ गया हूँ तो तुम कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ हो आओ। लेकिन मैं क्यों जाऊँ, अभी तो आप घर वापस आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि छोटी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। मेरे पति ने मुझे वहीं मम्मी की घर के बाहर उतार के वापस आ गए। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर गई तो एक इंसान खड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा तो मेरी सांसें रुक गई। सामने सोफे पर अशोक बैठा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैं जल्दी से दौड़ती हुई भाभी के कमरे में आ गई, जहाँ पर भाभी बिल्कुल ठीक बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। यह क्या भाभी, जब आप बिल्कुल ठीक है तो आपने ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों करके मुझे यहाँ पर बुलाया? यहाँ आओ तो सही, यह जो बाहर आदमी ने बैठा हुआ है ना, मेरी बहन के रिश्ते के लिए आए हैं। मैंने इसे यहीं पर बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई से खुलकर मिले और साथ एक दूसरे से बात कर ले, क्योंकि इसके माता पिता नहीं है, इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है। भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बता रही थी। मैं उनके मुंह की तरफ देख रही थी। अगर आपको इससे रिश्ता करना है तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद बनता है? मैं सच में भाभी से नाराज़ हो चुकी थी, इसलिए कोई बात भी नहीं कर रही थी और मुझे मनाने की लगातार वह कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई। उसके बाद ही भाभी ने भाई ने हम सबसे कहा कि खाना लग चुका है, चलो खाना खा लो। और ना चाहते हुए भी खाना खाया और उस पर मुसीबत की मुझे खाना उसके साथ बैठकर खाना भी पड़ा। अशोक की नज़रें लगातार मुझे देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि नमन और राज वह दोनों भी वहाँ पर आ गए और कहने लगे, अरे वहाँ यहाँ तो बड़ी पार्टी हो रही है, वह भी हमारे बिना। जब वो दोनों आए थे तब अशोक वॉशरूम में चले गए थे, लेकिन नमन उनको देख चुका था और लगातार इंतजार में था। लेकिन अशोक वहाँ से जा चुके थे, उसे कुछ ज़रूरी काम था। नमन और राज को भी मेरे भाई ने ही बुलाया था, वह सबको सरप्राइज दे रहे थे। मेरी तो जान परी बनी हुई थी। उसके बाद नमन और राज वहाँ से जा चुके थे और राज मुझसे कहकर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहूं। मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रही और भाभी के साथ जाकर शॉपिंग करती रही। भाभी की हर बात अशोक से शुरू होती और जाकर अशोक पर ही खत्म होती, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में वह तारीफ भी करती रहती थी उसकी। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी को याद आया कि वह साड़ी का मैचिंग का ब्लाउज तो दुकान पर ही छोड़ आई है। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं वहीं पर एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और भाभी से कहा कि आप जाए और सामान लेकर आ जाए। भाभी वहाँ से चली गई और मैं वहीं पर एक तरफ होकर बैठ गई। तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ था। वह अशोक ही था। मैंने उससे कहा कि तुम लगातार मेरा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? वह कहने लगा, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा? तुमने क्यों अपने आप को ऐसे डर में बंद कर लिया है कि जहाँ आसपास तुम्हारे से परेशानियां ही हैं? वह मुझे बहुत हैरत से देख रहा था और यह सवाल पूछ रहा था। न जाने कब के रुके आंसू मेरे उसके पूछने पर झलक पड़े। वह आगे बढ़ा और उसने मुझे एक टिश्यू पेपर दिया। मुझे भी याद नहीं मैंने कब टिश्यू पेपर पकड़ा और फिर मैंने उसे अपने आंसू साफ किए। कुछ ही देर में भाभी भी वहाँ पर आ गई। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा कि नहीं। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल नहीं किया, वह चुपचाप होकर मेरी तरफ देखती रही। मेरी सूजी हुई नाक और आंख उन्हें बहुत कुछ बता रही थी। भाभी ने मुझसे प्यार से पूछा क्या हुआ है। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी। आज की शॉपिंग इतनी की थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जब हम लोग घर पहुँचे तो भाई की बहुत ऊंची आवाज़ में बातें करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे ही वक्त से लड़ाई कर रहे हो। हम लोग एकदम अंदर गए तो अंदर मेरे पति बैठे हुए थे। वह मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे।
कि मैं कोई आवारा लड़की हूँ जो मैं मॉल में रेस्टोरेंट में लड़कों से मिलती रहती हूँ। भाई से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और वह मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे, यह सब क्या है बच्चा? भाई मुझे बचपन से ही बच्चा कहकर बुलाते थे। अरे यह क्या बताएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगह दी, बस इसी घर में रखे, मेरे साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। मैंने एकदम से अपने पति के मुंह से ये बात सुनी तो मैं अपने भाई से कहा कि अभी इसी वक्त आप अशोक और नमन को यहाँ पर बुलाइए। भाई ने एकदम कॉल करके दोनों को यहाँ पर बुलाया और वह कुछ देर में यहाँ पर आ गए। जैसे ही अशोक घर में आए तो उनकी नज़र मेरे पति पर पड़ी। जब मेरे पति ने अशोक को देखा तो दोनों के आंसू एकदम झलक पड़े। मेरे पति आगे बढ़े और अशोक को गले से लगा लिया। यह तो मेरा भाई है जो कुछ सालों पहले कहीं गायब हो गया था और अभी एकदम से यह सब क्या है। दोनों भाई अतीत में चले गए जब उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा और कहने लगे कि जब मम्मी का देहांत हुआ था तो मैं उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर चुका था और आर्मी वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और जब एक दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे ड्यूटी में बॉर्डर के पास बिल्कुल तैनात कर दिया गया और वहाँ अलर्ट का निशान लगा हुआ था, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लग सका। फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे मुल्क में जा पहुंचा। फिर मैं वहाँ 5 साल रहा। वहाँ के 5 साल मेरे 500 साल के बराबर थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी कैद थी, रोज़ जुल्म होते थे। और फिर मैंने अपनी एक चेन उतार कर अपने दोस्त को दी और कहा, अगर मैं यहाँ पर मर गया ना तो यह चेन मेरे देश मेरे पापा के पास पहुँचा देना। लेकिन मुश्किल यह हुई कि मुझसे पहले ही वह मर गया और बस अखबार में उसका फोटो दे दिया गया। उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था, उसको बहुत जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वालों ने जब वह खबर पड़ी और वो चेन को देखा तो वो समझ बैठे कि मैं मर गया हूँ। और उसके ऊपर मेरे चाचा, वो तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो गया, अब सारी जायदाद के वारिस हम सब खुद ही होंगे। इसलिए मेरा एकदम से सबके सामने आ जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। लेकिन मेरे पापा ने वहीं बॉर्डर के पास ही डेरा लगा लिया क्योंकि वह यह समझते थे कि मैं जिंदा हूँ और उनकी दुआओं ने मुझे जिंदा रखा। और जब मैं खेत से निकला तो मेरे पिता ने बॉर्डर के पास एक झुग्गी बना ली थी जिसमें वह रहते थे। उनका हुलिया भी वैसा ही था। मैं इतने टाइम बाद उनको एक नज़र में पहचान सकता था और जब वह मेरे साथ आए तो मैं उनको अपने साथ घर ले आया। अब इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जुल्म सहने के बाद कुछ तो असर होता ही है ना। मैं अपने घर का पता पूरी तरह से भूल चुका था और पापा की भी बुढ़ापे की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ चुका था जहाँ मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने एक दिन नमन को देखा क्योंकि वह मेरे कैद के दौरान बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसके गले पर यह लाल निशान इसकी निशानी बन गया था। और फिर मैंने इससे खूब दोस्ती की और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे हर सूरत में अपने साथ घर लेकर जाएगा। फिर एक दिन मैंने भाभी को देखा तो मुझे कॉलेज का वक्त याद आ गया जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। नमन कहने लगा कि यही आपको अपने साथ घर लेकर जा सकती है और फिर मैंने इसे मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बातों की वजह से इस औरत ने मुझे ज़रा सा भी भाव नहीं दी, बल्कि हमेशा ही इसने मुझसे बहुत तंग लहजे में बात की और फिर इसने नमन की भी कोई बात नहीं मानी। पापा जी मेरे साथ ही है। एकदम से पिछले कमरे से बहुत ही ज़्यादा बूढ़े आदमी निकले और आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन नमन की खुशी तो दुगनी थी क्योंकि वह सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज़्यादा अपने पापा को मिस करता था। क्योंकि उसे मम्मी तो मिल नहीं सकती थी, लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा मिल गए थे। हम सबके चेहरे खिल उठे थे, हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने भी उन लोगों की बात सुन करके उनको दिल से माफ़ कर दिया था। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।